नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। पिछले कुछ दिनों से जिहादी मानसिकता के लोग एक्टिव हो गए हैं। एक तरफ जहां मेरठ से लेकर सहारनपुर तक लगातार आतंकी मॉड्यूल सामने आ रहा है, जिसमें कभी कोई नेटवर्क 500 रुपए के लिए पाकिस्तान भारत की गलियों के वीडियो भेज रहा है, तो कभी कोई नेटवर्क भारत का मेडिकल छात्र बनकर लैपटॉप के जरिए भारत की खुफिया जानकारी जुटाकर आईएसआई आतंकी संगठन को भेज रहा था। लेकिन एटीएस टीम ने सोची समझी प्लानिंग के साथ छात्र को अपने कब्जे में ले लिया और 6 घंटे तक पूछताछ की। और इतना ही नहीं, यूपी में सिर्फ जहरीले काम नहीं बल्कि जहरीले बयान भी दिए जा रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता शौकत अली का एनकाउंटर के बदले एनकाउंटर वाला बयान माहौल बिगाड़ ही रहा है कि मेरठ पुलिस ने अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक क्यों बार बार ऐसी सोच सामने आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले आईएसआई कनेक्शन की बात करें तो लगातार हम यूपी के अलग अलग जगहों से देख रहे हैं कि आतंकी संगठन नेटवर्क सामने आ रहे हैं। देखिए, नेटवर्क सामने आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से नेटवर्क बना है जी। नेटवर्क बिल्डअप होना और नेटवर्क सामने आना, ये दोनों में अंतर है। ये पुलिस की लापरवाही है, एटीएस की टीम की लापरवाही है, या फिर खुफिया एजेंसियों की लापरवाही है कि हमेशा वो सतर्क नहीं रहता, उसकी नज़रें कभी कभी कमज़ोर हो जाती है। भारत के अंदर मुसलमानों की जो बस्तियां हैं, ये इस्लामिक बस्तियां जितनी जगह पर है, अगर वहाँ पर सही तरीके से खुफिया इनपुट लेने की कोशिश करे तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो वहां से निकलेगा नहीं कि ये लोग भारत के खिलाफ कोई साजिश में पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी साजिश हो वो उसमें शामिल होता है। और जो भारत के मुसलमान, ज़्यादातर की बात की जा रही है कि ज़्यादातर वैसे हैं जो अगर आईएसआई या पाकिस्तान से कनेक्टेड डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आईएसआई या पाकिस्तान के कोई एजेंसी उस तक पहुंच नहीं पाई है, वो उसको अप्रोच नहीं कर पाया। यहां तो इंतजार कर रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये आईएसआई भी अप्रोच करता है उन जगहों पर उन लोगों को जिससे उसे लगता है कि मैक्सिमम इनपुट मिल सकता है। नहीं तो यहां तो मुस्लिम बस्तियों में भरे पड़े हैं। मुस्लिम माफिया हमेशा से इंतजार में रहता है कब फोन आए, कब कोई संपर्क हो कि आईएसआई के लोग हमारे से मिलें, हम उनको इनपुट भी दें, हमें वो हथियार भी दें, पैसे भी दें और हम देश के खिलाफ कुछ काम कर सके। इनकी मानसिकता ही यही है। ये कभी भी भारत में रहकर भारत के बारे में सोचा ही नहीं। आज भी वही स्थिति है। लेकिन आज की समस्या ये है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्राइसिस चल रहा है, वार क्राइसिस। ईरान इजराइल के बीच युद्ध है, अमेरिका भी ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है। कभी भी वहां पर इंटरनली हालात खराब हो सकते हैं, वो इसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत में एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैयार है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां, जितना खुफिया एजेंसियां हैं, वो सतर्क हो गई है और उसने अपना जो नेटवर्क है उसे थोड़ा मजबूत किया कि अलग अलग इलाकों में देखो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा तो उसमें यही लोग हैं जो भारत के खिलाफ ज़्यादा एक्टिव होगा। हो सकता है कि कुछ समय के अंदर, जैसे कि ईरान वार में ही भारत में मुसलमानों के अलग अलग संगठनों ने, ये केवल शियाओं की बात नहीं है, सब जगह से ये हंगामा खड़ा हुआ, नारेबाजी हुई। शिया सुन्नी तो ये इंटरनल समझता है, लेकिन मुसलमान मतलब मुसलमान ही होता है, इस्लाम को मानने वाला ही होता है, चाहे ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरब हो या फिर कुवैत यूएई हो जी। ये हर जगह से वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो इसके दिमाग में लगा कि ईरान के ऊपर जो हमला करने वाला है एक क्रिश्चियन कंट्री है, एक यहूदी कंट्री है। ये ईरान के खिलाफ कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री ने तो अटैक किया नहीं है, तो उसके खिलाफ हमें जाना है। भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। यहूदियों ईसाइयों से क्या लेना देना है? भारत में तो मुसलमानों की जनसंख्या अल्पसंख्यक वर्ग में सबसे ऊपर है, जिसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना भी नहीं चाहिए।
सबसे पहले तो सरकार को इसी पर डिसीजन लेने की जरूरत है कि कौन से अल्पसंख्यक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इसको एक डिफिनीशन के तहत साबित तो करो, बताओ, तो क्राइटेरिया तो निर्धारित करो। या आपने मान लिया कि 10%, 15%, 25% भी हो जाए तो फिर भी वो अल्पसंख्यक है। किसी स्टेट लेवल पर जो डिसेंट्रलाइजेशन का अभाव है कि आपने नेशनल लेवल पर एक अल्पसंख्यक वर्ग बता दिया, अब वो अल्पसंख्यक वर्ग किसी स्टेट में 35-40% भी हो जाए, केरल जैसे स्टेट में, वहां भी वो अल्पसंख्यक ही रहेगा। किसी स्टेट में 14, 15, 19% हो जाए, वहां भी अल्पसंख्यक रहेगा। तो कोई तो एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक कितना हो सकता है। पासिंग मार्क कुछ होना चाहिए, जैसे कि किसी भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है। आप टॉप कर सकते हो, कट ऑफ लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकते हो, लेकिन एक क्वालिफाई करने के लिए रहता है कि 30% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि क्वालिफाई कर सको किसी भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में। लेकिन यहां तो यही निर्धारित नहीं किया गया है कि 8%, 5% के बाद अल्पसंख्यक होंगे या 20% में भी अल्पसंख्यक ही रहेंगे। खैर, ये सरकार इस पर अलग अलग जगहों पर सोच भी रही है। राज्यसभा में इस पर सवाल भी उठा था और इसमें क्राइटेरिया फिक्स करने की बात भी हुई थी कि क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये सब तो अल्पसंख्यक हो सकता है। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इसने तो पहले एक स्टेट भी बना लिया, पाकिस्तान बना लिया, अब यहां पर भी अल्पसंख्यक के नाम पर सारी सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है। खैर, और इसीलिए ये जो आईबी की टीम है, इसने सोचा उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा टारगेट किया जा सकता है। टारगेट का मतलब ये इस्लामिक बस्तियां टारगेट कर सकती है, हंगामा करने की कोशिश कर सकती है, यहां पर इंफॉर्मेशन आईएसआई को दे सकती है, कुछ जगहों पर धमाके करवा सकती है। तो एक्टिविटी बढ़ी तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गया। इसलिए जासूसों का कनेक्शन, ये अतीक अहमद आज के समय का थोड़ी था। धुरंधर मूवी आई, उसमें कुछ बताया गया तो हंगामा चल रहा है, लेकिन जब रिपोर्ट आई थी तो कोई हंगामा नहीं हुआ था। जब रिपोर्ट आई थी कि अतीक अहमद और इसका भाई अशरफ अहमद, ये दोनों जिसकी मौत हुई, उससे 3 दिन पहले जब इससे पूछताछ की थी एनआईए की टीम ने, तो ये खुद कबूल किया था कि आईएसआई से कैसे हम कनेक्टेड हैं, हथियार कैसे वहां से खरीदे जाते थे। ये मुस्लिम जितने माफिया होते हैं, उन सबको हथियारों के लिए आईएसआई के पास क्यों जाना पड़ता है और दूसरे माफियाओं को तो नहीं जाना पड़ता। उत्तर प्रदेश में इतने बाहुबली है, हिंदू बाहुबली है, क्या उसके पास हथियार की कमी है? वो आईएसआई से तो हथियार नहीं खरीदता। ये मुस्लिम माफियाओं को ही क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि उसके देशभक्ति के ऊपर सवाल उठता है। वो देश के लिए नहीं सोचता, वो इस्लाम के लिए सोचता है, पाकिस्तान के लिए सोचता है। और जितने माफिया हैं उसको कसम दिलाई जाती है, पहले इस्लाम, फिर कोई देश, विचार, व्यवहार, संविधान की बात की जाएगी। इस्लाम के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस में क्या है? काफिरों की मौत, काफिरों का कन्वर्जन, यानी हिंदुओं से बदला, ये सारी चीजें इसे सिखाई जाती है। तो ये देश के खिलाफ ही जाएगा। और इसलिए अभी जो एक्टिविटी बढ़ी खुफिया एजेंसियों की, जिसके कारण एक्सपोजर बढ़ा है, चर्चाएं हो रही है, फिर थोड़े से समय के बाद ये शांत हो जाएंगे और ये इसका नेटवर्क जासूसों का, देशद्रोहियों का, वो ऐसे ही चलता रहेगा। जब फिर कोई बड़ी घटना होगी फिर एक्टिवेट होगा। ये सरकार की पॉलिसी ऐसी है, खुफिया एजेंसियों के तरीके ऐसे हैं, जो एक बार इसको ध्वस्त नहीं करता, थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है आगे के लिए। और इसी तरीके से कुकुरमुत्तों की तरह देशद्रोहियों का गैंग ऐसे ही पनपता है, जो बाद में आपको उखाड़ने की जरूरत पड़ती है। कुछ उखाड़ते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर वही पनप जाता है। वही स्थिति अभी के समय में चल रहा है। सर, ये तो जहरीले काम हो गए, लेकिन जहरीले बयानों का क्या किया जाए, जो लगातार यूपी में हम देख रहे हैं। पहले मौलाना सलीम थे, फिर मौलाना जर्जिस आए, अब ये शौकत अली आए हैं, उनकी ओर से भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी मानसिकता का क्या किया जाए। देखिए, जहरीले बयान नहीं है, ये बहुत बढ़िया बयान है और इससे माहौल खराब नहीं हो रहा, माहौल बेहतर हो रहा है। इसे ऐसे ही बोलना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं बोलेगा तो इसके अंदर के जहर से हिंदू ऐसे ही धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। इसने अपने जहर को अंदर में रखा। क्यों रखा? क्योंकि इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके जहर का इस्तेमाल सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां करती रही। तो जब इसका जहर
सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के पास है और वो उसे हिंदुओं में इंजेक्ट करके हिंदुओं को सुषुप्तावस्था में ले जा रहा है, तो इसको खुलकर आने की क्या जरूरत पड़ी? ये जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। तो इसलिए चुपचाप शांति से इस्लाम का झंडा बुलंद करने में लगा था, राजनीति में दबाव समूह की तरह प्रेशर ग्रुप बना हुआ था और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा था हिंदुओं के तरफ। ये अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की। कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं था जो राम भक्तों को गोलियों से भून दिया। इसे क्या जरूरत पड़ी है? ये विरोध प्रदर्शन करेगा, ये सेकुलर पार्टी के नेता हैं, वो कहीं भी हिंदुओं को कुचल देगा, जेल में डाल देगा, मार देगा। अगर हिंदू शोभा यात्रा निकालेगा उस पर रोक लगा देगा। ये मुसलमान मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काम थोड़ी है, ये कर नहीं सकता। ये तो सोचता है कि इन लोगों के पास अपने जहर ट्रांसफर करो और वो जहर वो हिंदुओं के पास जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन बदल गए। अभी ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इसको भी लगने लगा कि बैलेंस तो जरूरी है और उस बैलेंस के लिए मुसलमानों को भी खुश करना है और हिंदू के कुछ लोगों को भी तोड़ना है, क्योंकि कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे स्थितियों में अब ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को लगने लगा कि हिंदू ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा, तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए थोड़ा मुसलमानों के मुद्दों पर हम सॉफ्ट रहते हैं, हार्डकोर नीति अपना नहीं सकते। तो ये इस्लामिक पार्टियां जो अभी पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में बनी है, चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में हो या फिर AIMIM जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग इलाकों में फैल रहा है, बिहार से, महाराष्ट्र से, अब बंगाल, अभी उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर ये राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर नया नया हुमायूं कबीर की पार्टी खड़ी हुई है, या फिर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी असम से खड़ी हुई है। ये सारे इस्लामिक पार्टियां जो है वो उसको अब लगने लगा कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के हाथ से ये मुसलमानों को नेतृत्व नहीं मिल रहा और इसलिए जरूरी है कि अब खुद से सामने आओ। तो खुद से सामने आए, आपने जहर उगला, ये माहौल खराब नहीं हो रहा। ये हिंदुओं को सबक मिल रहा है कि देखो ये मौलाना जो टोपी दाढ़ी लगाए हुए है, ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इसकी मानसिकता क्या है। ये जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बनाया गया और अभी भी बनाए जाने की कोशिश किया जाता रहा है, ये इसके इन एजेंडों को, इसकी मानसिकता को देखो कि ये तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। इसलिए माहौल बहुत अच्छा है। ये लोग ऐसे ही बातें करें, ऐसे ही आक्रामक हो। जितना आक्रामक होगा हिंदुओं को लगना शुरू हो जाएगा जो अभी भी भ्रमित है जातियों के नाम पर बटा हुआ। इस जाति की वो पार्टी, उस जाति की वो पार्टी। कौन से मुसलमानों की पार्टी जाति की पार्टी है? ये जो पठानों की पार्टी, ये जो शेख सैयद पठान, ये दो सारे के सारे, चाहे ओवैसी हो या मुस्लिम लीग का हो या फिर हुमायूं कबीर की हो, ये सारे अपर कास्ट के मुसलमान डोमिनेट कर रहा है और ये सारे पासमानदा मुसलमान उसके पीछे चल रहा है। क्यों? पार्टियां तो होनी चाहिए। इन लोगों के जातियों के कुंजड़ों की पार्टी है, ये खटिकों की पार्टी है, ये कसाईयों की पार्टी है। ये पार्टियां तो नहीं है। पार्टियां किसकी है? ये पार्टियां हैं हिंदुओं में कि ये कुर्मी की पार्टी है, ये फॉरवर्ड की पार्टी है, ये यादवों की पार्टी है। ये पार्टियां ऐसे ही हिंदुओं को बांटती रहेगी और ये मुसलमान ऐसे ही धीरे धीरे मजबूत होते रहेंगे। ये तो हिंदुओं को सबक सिखा रहा है कि देखो हम क्या करने वाले हैं। इसलिए इस तरह की बातें होती रहेगी। इन लोगों के खिलाफ एक्शन भी जरूरी है ताकि कंट्रोल में रहे और हिंदुओं के लिए यह जरूरी है कि ये लोग ऐसे ही बात करते रहें। तो इसलिए माहौल बहुत स्पष्ट है। अभी जो अस्पष्टता का माहौल चल रहा था इतने सालों से, उस पर से पर्दा हट गया है, धूमिल हो चुका है। अब साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि आपको भारत की राजनीति में रहनी है, या तो आप हिंदुत्व की बात करो या मुसलमानों की बात करो। ये बीच बीच के पेंडुलम की तरह डोलते रहोगे और बैलेंस करने का अप्रोच रखोगे तो राजनीति में क्या, लोकसभा विधानसभा से साफ हो जाएगा। ये अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में ये सबक दिखा रहा है, ये उंगली दिखा रहा है कि नहीं ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ममता बनर्जी के लिए चैलेंजर बना हुआ है। ये ममता बनर्जी को बता रहा है कि ये तुम्हारे वोट लेती है, कुछ करती नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंदुत्व की पार्टियां, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बस इतना ही है कि योगी आदित्यनाथ इन लोगों की हैसियत दिखाने वाले एक्शन लेते रहें और सब चीजें ऐसे ही बैलेंस होती रहेगी।
जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चाहे बात वो मेडिकल छात्र के रूप में छिपा आतंकी की हो या AIMIM नेता का भड़काऊ बयान, उत्तर प्रदेश में अब ना तो आतंक को पनाह है और ना ही उसके समर्थकों को कोई छूट है। योगी सरकार की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर है और हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था मजबूती से कायम है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।